हेलो बच्चों। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आंकिक प्रश्न। कौन से प्रश्न बच्चों? आंकिक प्रश्न। फिजिक्स में आंकिक प्रश्न बच्चों बहुत वेटेज रखते हैं और ये तरंग प्रकाशी के एक ऐसा चैप्टर है, उससे 100% मेरी गारंटी है, लिख कर ले लो। एक आपको 1.5 नंबर का आंकिक प्रश्न एग्जाम में पक्का मिलेगा, मतलब 100% मिलेगा ही मिलेगा। और वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन देगा आपको, ऑलमोस्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा। अपन एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल कर लेंगे और सारे ये जो है ना पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं वो कर लेंगे, तो अपन एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो अपन उसको हैंडल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर मैं आपको इसको डिटेल से इसका आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है 589 नैनोमीटर का एक प्रकाश वायु से किस में जा रहा है? जल में। बच्चों कहीं पर वायु लिखा है तो वायु को अपन निर्वात लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे बच्चों? बताओ बच्चों। वायु का मतलब आप ये लेके चलोगे निर्वात। वायु एकदम निर्वात तो नहीं होता है, लेकिन वायु को अपन अप्रोक्सीमेट क्या कर सकते हैं? निर्वात के कंपेयर में, निर्वात के बराबर मान सकते हैं। किसके बराबर मान सकते हैं? निर्वात के बराबर। प्रकाश आपतित हो रहा है बच्चों, कहाँ से? वायु से, यानी निर्वात से जल पर आपतित हो रहा है, तो उसका कुछ भाग परावर्तित होगा, कुछ भाग अपवर्तित होगा। अब परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश के आपको क्या क्या चाहिए? तरंगदैर्घ्य निकालो, आवर्ती निकालो, चाल निकालो, और आपको जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है। जल का क्या दे रखा है बच्चों? अपवर्तनांक। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करते हैं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और इतने आसान क्वेश्चन भी हम जब तुम गलत करते हो ना, तब तुमको जो पढ़ाता है टीचर को दुख होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी बच्चे आसान क्वेश्चन गलत करते हैं। जैसे क्या बोल रखा है वो, कि एक प्रकाश आ रहा है बच्चों, आपतित हो रहा है, कहाँ से? क्या तुमको कि सर वायु। वायु का मतलब क्या होता है बच्चों? निर्वात। तो इसका कुछ भाग तो क्या हो जाएगा बच्चों? परावर्तित हो जाएगा, और कुछ भाग क्या हो जाएगा? क्या सर? कुछ भाग परावर्तित होगा और कुछ भाग अपवर्तित होगा। निर्वात से किस में जा रही है? पानी में। तो विरल से सघन में जा रही है, तो अबिलम की ओर प्रकाश मुड़ जाएगी। किसकी ओर मुड़ जाएगी बच्चों? अबिलम। ये आपकी आपतित प्रकाश, ये आपकी कौन सी प्रकाश हो गई बच्चों? परावर्तित प्रकाश। और ये आपकी कौन सी हो गई? अपवर्तित प्रकाश। ऊपर वाला माध्यम क्या दे रखा है आपको? वायु का मतलब निर्वात। नीचे वाला माध्यम आपको क्या दे रखा है? जल। वायु का अपवर्तनांक, निर्वात का अपवर्तनांक ऑलमोस्ट कितना माना जाता है? 1। पानी का अपवर्तनांक आपको दे रखा है 1.33। आप यूज करोगे 4/3, पॉइंटों में यूज नहीं करोगे। 4/3 का मतलब होता है 1.33 होता है बच्चों। मान लीजिए आपतित किरण जब वायु में है, तो वायु में वेग अपन मान लेते हैं, वायु में वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग c होता है। c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए आपतित प्रकाश की आवर्ती f है और आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्बडा है बच्चों। तो आपको पता है परावर्तित किरण में कुछ भी चेंज नहीं होता है। अगर आपतित किरण का वेग c है तो परावर्तित किरण का वेग भी c होगा। आपतित किरण की अगर आवृत्ति आपके सामने सामने कितनी दे रखी है? f दे रखी है, तो इसकी आवृत्ति भी f होगी। आपतित किरण की तरंगदैर्घ्य लैम्बडा है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य भी लैम्बडा होगी। तो ये चेंज नहीं होता है बच्चों। माध्यम चेंज नहीं होगा तो आवृत्ति, और आवृत्ति हो गया, तरंगदैर्घ्य हो गया, वेग सेम रहता है। अगली चीज ये अपना है अपवर्तित प्रकाश। अपवर्तित प्रकाश में बच्चों अब वेग c नहीं रहेगा, अब वेग चेंज हो जाएगा। तो मैं वेग कितना मान लिया बच्चों? जल में इस प्रकाश का वेग v मान लिया। आवर्ती बच्चों कभी भी चेंज नहीं होती है, क्योंकि आवर्ती माध्यम पे निर्भर नहीं करती है। आवर्ती क्या निर्भर करती है बच्चों? आवर्ती निर्भर करती है स्रोत पे। चाहे आपकी परावर्तित किरण हो चाहे अपवर्तित किरण हो, दोनों उत्पन्न किससे हुई है बच्चों? आपतित। इनका बाप कौन है? आपतित किरण। और ये किसी न किसी स्रोत से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है बच्चों? स्रोत। जो बच्चों स्रोत की आवृत्ति होगी, मान लीजिए स्रोत की आवृत्ति अगर एफ है, तो आपतित किरण की आवृत्ति भी एफ होगी। अब परावर्तित की आवृत्ति भी एफ होगी, और अपवर्तित की भी कितनी होगी बच्चों? एफ। लैम्बडा बच्चों चेंज हो जाएगा अब, है ना। जो आपका निर्वात में लैम्बडा है वो लैम्बडा नहीं बचेगा। निर्वात में लैम्बडा को अपन लिख देते हैं लैम्बडा नोट से। किसे लिखते हैं बच्चों? लैम्बडा नोट। ये भी कितना हो जाएगा? लैम्बडा नोट। यहाँ पर आपका लैम्बडा चेंज हो जाएगा, और
मैंने कितना मान लिया बच्चों, लैम्बडा मान लिया। तुम कहोगे सर परावर्तित किरण का वेग तो वही रहेगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लैम्बडा क्वेश्चन, लैम्बडा नोट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 589 नैनोमीटर। तो तुम कहोगे सर परावर्तित किरण का लैम्बडा नोट सेम रहेगा और ये कितना रहेगा 589 नैनोमीटर। अब अपन को आपतित किरण की आवर्ती निकाल दूंगा, अगर मैं आपतित किरण की आवर्ती निकाल दूंगा तो सारी किरणों की आवर्ती मिल जाएगी। आपको फॉर्मूला होता है V = F लैम्बडा। V इक्वल टू कितना होता है, आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेग बराबर आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य, फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको आना चाहिए। देखो आपतित किरण का वेग कितना है c, आवर्ती कितनी है f, तरंग दैर्ध्य कितना है लैम्बडा नोट। तो f का मान कितना आ जाएगा c/लैम्बडा नोट। c का मान कितना है 3 × 10⁸ अपॉन लैम्बडा नोट कितना हो जाएगा 589 × 10⁻⁹। 9 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों 17। 10⁻17 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों, 3000 × 10⁻14। ये मैंने 3 जीरो यहाँ शिफ्ट कर दिए, अपॉन में 589। अब बच्चों ऑलमोस्ट इसको कितना मान लो 600 मान लो, 600 से 3000 कितनी बार कटेगा 5। तो आवर्ती कितनी हो जाएगी 5 × 10⁻14 हर्ज। कितनी हो जाएगी 5 × 10⁻14 हर्ज। तो बच्चों जो अपन ये परावर्तित किरण है उसकी आवर्ती कितनी हो जाएगी 5 × 10⁻14 हर्ज। इसकी भी आवर्ती कितनी हो जाएगी 5 × 10⁻14 हर्ज। और किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग होता है बच्चों, निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन उस माध्यम का अपवर्तनांक। निर्वात में वेग कितना दे रखा है 3 × 10⁸ अपॉन इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है 4/3। 3 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों 9 × 10⁸ अपॉन क्या करोगी 4, भाग दोगे तो आंसर आएगा बच्चों, देखना 2.25 × 10⁸ ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, आपको होना चाहिए 2 × 2⁵ × 10⁸ ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, अपवर्तित प्रकाश का वेग आ जाएगा। अपवर्तित प्रकाश की आवर्ती भी आपको मिल गई। अब चाहिए आपको अपवर्तित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। वही फॉर्मूला होता है बच्चों जो वेग का होता है, किसी भी माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य निर्वात में तरंग दैर्ध्य अपॉन n के बराबर होता है। निर्वात में कितना दे रखा है 589 नैनोमीटर। इसमें किसका भाग दोगे 4/3 का भाग दोगे तो ऊपर जाएगा गुणा होगा, इसको अच्छे से सोल्व करना, आपका आंसर आएगा 443 नैनोमीटर। ये आपने सब कुछ निकाल दिया बच्चों, ऐसा आपको निकालना आना चाहिए, आसानी से फॉर्मूला आप यूज करके निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है कि आपको निम्नलिखित दशाओं में प्रत्येक तरंगाग्र की आकृति बतानी है। आपको पता है बिंदु स्रोत के कारण जो आपका है ना, जो आपका प्रकाश निकलता है बिंदु स्रोत से जो प्रकाश निकलता है उसका तरंगाग्र आपको पता होना चाहिए। कैसा तरंगाग्र बनता है बच्चों, गोलाकार तरंगाग्र। आपने पढ़ चुके हो, मैंने इधर कहीं बना रखे हैं, वो आपको मैं समझाता हूँ बच्चों, एक मिनट रुकना। बिंदु स्रोत के कारण अगर आपको कोई पूछे तो देखो एक मिनट, ये बच्चों ये जैसे आपका ये हो गया बिंदु स्रोत। कौन सा स्रोत हो गया बच्चों, बिंदु स्रोत। और बिंदु स्रोत के कारण प्रकाश ऐसे बाहर निकलेगा, तिरछित बाहर की ओर निकलेगा और तरंगाग्र कैसे बनेंगे गोलाकार। और प्रकाश हमेशा तरंगाग्र के कैसे संचरित होता है, लंबवत संचरित होता है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों अच्छे से पढ़ना, क्या दे रखा है उत्तल लेंस से निर्गमित प्रकाश यानी उत्तल लेंस से निकलने वाला प्रकाश, जबकि प्रकाश स्रोत इसके फोकस बिंदु पे रखा है। तो अच्छे से बच्चों देखना, ये अगला डायग्राम मैंने ऐसे ही बनाया। देखो ये बच्चों हो गया आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो गया बच्चों, उत्तल लेंस। ये हो गया इसके फोकस पे रखा हुआ है प्रकाश स्रोत। प्रकाश निकलेगा उत्तल लेंस से अपवर्तित होगा। अगर प्रकाश स्रोत अगर वस्तु फोकस पे है तो अपवर्तित प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। किसके समांतर हो जाता है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर। और ये प्रकाश
जब उत्तल लेंस से प्रकाश बाहर निर्गमन होगा, प्रकाश बाहर निकलेगा, निकलने वाला प्रकाश ऐसे लगेगा जैसे प्रकाश स्रोत कहाँ पे है, अनंत पे हैं। और इसके तरंगाग्र कैसे बन जाएंगे बच्चों, समतल तरंगाग्र बनेंगे। कैसे तरंगाग्र बनेंगे, समतल तरंगाग्र बनेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, तीसरा क्या है, किसी दूरस्थ दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश, आपको पता है पृथ्वी से तारों की दूरी अपन बहुत ज़्यादा मान सकते हैं। ऐसे मान सकते हैं जैसे अपना स्रोत कहाँ पे है, अनंत पे है। कहाँ पे बच्चों, जब स्रोत अनंत पे हो बच्चों, तो आपको पता है प्रकाश ऐसे आता है एक दूसरे के समांतर, और बीच का गैप भी कैसा होता है, बराबर होता है। और ऐसे तरंगाग्र बनेंगे, वो सेम बनेंगे समतल की तरह। तरंगाग्र कैसे बनेंगे, जब आपका स्रोत अनंत पे हो तो तरंगाग्र कैसे बनते हैं बच्चों, समतल बनते हैं। तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको होने चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, कांच का अपवर्तनांक आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया और पूछा है प्रकाश की चाल। आपको पता है प्रकाश की अगर कांच में निकालनी है तो निर्वात में प्रकाश की चाल अपोन माध्यम का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, कांच का 1.5, तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल देखो मेरे बच्चों, अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल माना जाता है। अगला सवाल देखो, क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पे निर्भर करती है, बिल्कुल निर्भर करते हैं बच्चों। यदि आपका आंसर हाँ है तो बता दीजिए लाल और बैंगनी में से कौन सा रंग कांच कांच के प्रिज्म में धीमा चलेगा। बच्चों ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगता है, इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं। कैसे गलती करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों मान लीजिए कहीं पर आपका टोल टैक्स है, क्या है बच्चों, टोल टैक्स। एक छोटी गाड़ी आएगी तो उसका टोल टैक्स अलग है, टोल टैक्स की रेट अलग होगी। एक बड़ा कोई वाहन आएगा, कोई ट्रक आएगा, वाहन आएगा जिसमें कैरियर भरा हुआ है, उसका टोल टैक्स अलग लगेगा। इसी प्रकार हर माध्यम, ये मान लीजिए माध्यम है, इसमें से मान लीजिए एक बार मान लीजिए अच्छे से देखो बच्चों, एक मिनट है। इसी प्रकार बच्चों क्या होता है, माध्यम भी अलग अलग रंग के लिए अलग अलग तरंगदैर्ध्य रखता है। किसी भी माध्यम अलग अलग रंग के लिए अपने माध्यम का अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक बच्चों जो जो है ना, जो आपका प्रकाश आ रहा है ना, उसके तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एग्जैक्ट, ये तो फॉर्मूला नहीं होता है एग्जैक्ट फॉर्मूला बच्चों, ऐसा कुछ होता है A/λ प्लस B/λ²। इतना आपको डिटेल में नहीं घुसना है, ये आपके आपके स्टडी का पोर्शन नहीं है, हायर स्टडी का पोर्शन है। आपको ये ध्यान रखना है कि पहली चीज़, अलग अलग प्रकाश के लिए, अलग अलग प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होगा। माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होगा, ये ध्यान रखना। हर बच्चों अपने माध्यम का अपवर्तनांक कितना मानते हैं, n मानते हैं। लेकिन अलग अलग प्रकाश के अलग अलग बच्चों अलग अलग रंग के प्रकाश, ये लिखना, अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक भी क्या होगा बच्चों, अलग अलग। अगर किसी रंग का, अगर किसी प्रकाश का लैम्ब्डा ज़्यादा है तो उस प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, और अगर किसी लैम्ब्डा कम है तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। देखो मैं समझाता हूँ। आपने एक फॉर्मूला कभी पढ़ा होगा विबग्योर, क्या पढ़ा होगा बच्चों, आपने देखा होगा विबग्योर। अच्छे से समझना बच्चों, अच्छे से पढ़ा होगा आपने विबग्योर। ये आपका लैम्ब्डा का बढ़ता हुआ क्रम है। किसका बढ़ता क्रम है बच्चों, लैम्ब्डा का। अगर लैम्ब्डा बढ़ेगा बच्चों तो उस माध्यम का है ना, इधर आप जाओगे ना विबग्योर में, इधर लेफ्ट से राइट में जाते हो तो लैम्ब्डा बढ़ता है। लैम्ब्डा अगर बढ़ेगा तो माध्यम का उस एक ही माध्यम का है ना क्या बच्चों, अपवर्तनांक घट जाएगा। कोई भी माध्यम, मान लीजिए ये एक ही माध्यम है, ये कोई माध्यम है, मान लीजिए कोई भी मान लीजिए माध्यम है,
इस माध्यम में लाल प्रकाश जाएगा तो इस माध्यम का अपवर्तनांक अलग होगा। बैंगनी जाएगा या ब्लू जाएगा तो इस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा और होगा, अलग होगा। वॉयलेट जाएगा तो इस माध्यम का अपवर्तनांक अलग होगा। तो अलग अलग रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। सबसे कम अपवर्तनांक होता है बच्चों रेड का। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? रेड का। और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है बच्चों? वॉयलेट का होता है। किसका होता है बच्चों? वॉयलेट का होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक वॉयलेट का होता है। और सबसे 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 कम आपका अगर किसी का होगा अपवर्तनांक तो आपका किसका होगा? ये तो आपका रेड कलर की वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो प्रकाश का निर्वात में वेग अपॉन कितना आता है? NR। वॉयलेट की आपको वेलोसिटी निकालनी है तो कितना आ जाएगा? C/NV। NV ज़्यादा है तो बच्चों, है ना, वॉयलेट कलर की वेलोसिटी कम आएगी। NR कम है तो VR। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? रेड की। और सबसे कम वेलोसिटी किसकी होगी बच्चों? वॉयलेट की होगी। अच्छे से समझना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक बार और देखो इसको, एक बार और समझो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों। क्या याद करोगे आज के बाद? अगर तुमको कुछ भी सवाल अगर पूछे तो एक आप ऐसी लाइन बना लो और एक लिख लो विबग्योर। क्या लिख दो बच्चों? विबग्योर। VIBGYOR। लेफ्ट से राइट में जाऊंगा तो इनका लैम्बडा बढ़ेगा। कोई पूछेगा सबसे ज़्यादा लैम्बडा किसका होता है? रेड का। और सबसे कम किसका लैम्बडा होता है? वॉयलेट का। माध्यम के लिए अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। अलग अलग प्रकाश के लिए अगर लैम्बडा बढ़ेगा तो माध्यम का अपवर्तनांक, लेफ्ट से राइट में जाते तो अपवर्तनांक घटेगा। तो सबसे कम अपवर्तनांक, है ना, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होगा? वॉयलेट का। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा बच्चों? रेड का। रेड का अपवर्तनांक सबसे कम और वॉयलेट का अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे ज़्यादा। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी, रेड की वेलोसिटी कितनी होगी? C/NR। और वॉयलेट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? C/NV। NV सबसे ज़्यादा है तो वॉयलेट की वेलोसिटी सबसे कम और रेड की वेलोसिटी सबसे क्या हो जाएगी? ज़्यादा। यानी इसका मतलब ये, अगर एक माध्यम है, इससे रेड प्रकाश निकल रहा है। कौन सा प्रकाश निकल रहा है? रेड। और एक निकल रहा है वॉयलेट। कौन सा निकल रहा है? वॉयलेट। तो इनका वेलोसिटी अलग अलग होगी। इसकी वेलोसिटी VR होगी, इसकी वेलोसिटी VV होगी। सबसे तेज वेलोसिटी होती है रेड की, सबसे हाईएस्ट होती हैं। और सबसे कम वेलोसिटी होती है वॉयलेट की। ये एक माध्यम है, ये रेड के लिए अलग आपको अपवर्तनांक दिखाएगा, वॉयलेट के लिए अलग अपवर्तनांक दिखाएगा। वॉयलेट का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा दिखाता है और रेड के लिए अपवर्तनांक सबसे क्या दिखाता है बच्चों? कम दिखाता है। इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद में अगला प्रयोग, यंग का प्रयोग। यंग के प्रयोग में बच्चों आपको क्वेश्चन आसान है। दोनों जीरो के बीच की दूरी, ये आपकी हो गई बच्चों स्मॉल d की वैल्यू दे दी। पर्दा कितनी दूरी पे रखा हुआ है? आपको कैपिटल D का मान दे दिया। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी आपको दे दी 1.2 सेंटीमीटर। तो आपको लैम्बडा का मान पूछा है। किसका मान पूछा है बच्चों? लैम्बडा का मान। इसको अपन समझते हैं बच्चों। तो आपको किसका मान निकालना है? लैम्बडा का। आपको पता है कि सर, हमको पता है, अपन को पैटर्न पता है कि सर ऐसे फ्रिंजें बनती हैं। कैसे फ्रिंजें बनती हैं? तुम कहोगे सर ऐसे फ्रिंजें बनती हैं, हमको पता है, हमको पढ़ा चुके हो आप कि सबसे केंद्र में चमकीली फ्रिंज बनती हैं और उस चमकीली फ्रिंज के आसपास एकांतर क्रम में काली और चमकीली फ्रिंज कंटिन्यूस बनती रहती है। सबसे केंद्र में चमकीली फ्रिंज, ये अपनी चमकीली। एक मिनट बच्चों, मेरे को मैं एक तरफ बना रहा हूँ, ठीक है बच्चों? ऐसी ऐसी फ्रिंजें अपन की बनती हैं। जैसी ऊपर बना रहा हूँ वैसी वैसे नीचे भी बनेगी बच्चों, ठीक है? उसमें ये आपके बच्चों सबसे केंद्रीय फ्रिंज होती हैं। कैसे इसको बोलते हैं अपन? कौन सी फ्रिंज बोलते हैं?
इसको बोलते हैं केंद्रीय। और केंद्रीय फ्रिंज हमेशा चमकीली फ्रिंज बनती है। कैसी फ्रिंज बनती है? चमकीली बोलो चाहे दीप्त बोलो, एक ही चीज़ दीप्त बनती है। इसके बाद में एकांतर क्रम में पहले फिर बनेगी काली फ्रिंज, ये आपकी काली, फिर वापस चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, और फिर से क्या बन जाएगी? फिर से आपकी बन गई, क्या बन गई? काली, और फिर आपके पीछे और क्या बन जाएगी? ऊपर चमकीली। ऐसे एकांतर क्रम में बनेगी। इसको बोलते हैं केंद्रीय चमकीली फ्रिंज। इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं पहली काली फ्रिंज। काली को बोलते हैं डार्क। ये अपनी पहली डार्क हो गई, ये पहली ब्राइट हो गई, ये दूसरी डार्क हो गई, ये दूसरी ब्राइट हो गई, ये तीसरी डार्क हो गई, ये अपनी तीसरी ब्राइट हो गई, फिर अपनी कौन सी हो गई? ये अपनी चौथी डार्क हो गई, और ये कौन सी हो गई? चौथी ब्राइट हो गई। देखो बच्चों, दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की, दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी होती है बीटा। पहली और दूसरी की ये दूरी भी कितनी होगी? बीटा। ये दूरी भी कितनी होगी? बीटा। ये दूरी भी कितनी होगी बच्चों? बीटा। केंद्रीय चमकीली फ्रिंज से चौथी चमकीली फ्रिंज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 4 बीटा। कितनी हो जाएगी? और 4 बीटा। बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्बडा डी अपॉन डी, और इसकी वैल्यू आपको किसने में दे रखे हैं? 1.2 सेंटीमीटर, 10⁻²। स्मॉल डी का मान आपको दे रखा है बच्चों 0.28 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर। डी का मान आपको किसने में दे रखा है? कितना दे रखा है बच्चों? 1.4 मीटर। कितना मीटर दे रखा है? 1 पॉइंट। ये सारी वैल्यू आप इसके अंदर रखोगे ना बच्चों, तो आपको लैम्बडा का मान मिलेगा, और यहाँ से लैम्बडा का मान मिल जाएगा आपको 6000 एंगस्ट्रम। कितना एंगस्ट्रम मिल जाएगा बच्चों? 6000 एंगस्ट्रम। बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपसे होने चाहिए थे। अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद बच्चों ये अगला सवाल तो मेरे को मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? यंग के प्रयोग में लैम्बडा तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश उपयोग में लिया जाता है। प्रत्येक के एक बिंदु पर पथांतर लैम्बडा। आपको पता है बच्चों, पथांतर लैम्बडा संपोषी व्यतिकरण की शर्त होती है। कौन सी व्यतिकरण की शर्त होती है बच्चों? संपोषी व्यतिकरण की। वो बोलता है कि प्रत्येक के किसी बिंदु पर जब पथांतर लैम्बडा हो, मतलब वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा हो, उस टाइम आपकी प्रकाश की तीव्रता का मान दे रखा है के, दे रखा है। कितना दे रखा है? के। तो प्रत्येक के उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहाँ पथांतर लैम्बडा बटा 3 है? पथांतर कितना है बच्चों? लैम्बडा बटा 3 है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, होना चाहिए आपसे। तो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। आपको पता है यंग के प्रयोग में यही तो होता है। कितने छिद्र होते हैं? द्विछिद्र रेखा प्रयोग। ये द्विछिद्र रेखा प्रयोग ये हो गया। और आगे अपन किसका यूज करते हैं? ये अपना हो गया पर्दा। क्या हो गया बच्चों? पर्दा। यहाँ से ऐसे लाइट जाती है, और यहाँ पर अपना व्यतिकरण का प्रतिरूप बनता है। और उसने बोला अगर पर्दे के किसी बिंदु पर पथांतर, आपको इसका पथ का अंतर आपको निकालना आता ही है, आपने पढ़ा होगा, डेरिवेशन की होगी। मैं पूरे डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा। ऐसे आप इस पर परपेंडिकुलर खींचते हो, लंब खींचते हो, तो ये जो आता है आपका पथांतर है। अगर पथांतर लैम्बडा है तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा व्यतिकरण होगा? संपोषी। अगर तीव्रता के बारे में कुछ नहीं बोला है तो दोनों तरंगों की तीव्रता कितनी मान लोगे? I0। और संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता होती है, आपको पता है, 4I0 कोस स्क्वायर φ/2। और संपोषी व्यतिकरण में फाई 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपको 4I0 का मान कितना दे रखा है? क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है? के दे रखा है। मैं इस क्वेश्चन को और आसान तरीके से आपको आगे देखो समझाता हूँ। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बच्चों मिल जाए ना, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? आपको तीव्रता का वितरण का वक्र आना चाहिए। कौन सा वक्र आना चाहिए बच्चों? कि व्यतिकरण में तीव्रता कैसे बढ़ती है। आपको अगर कुछ नहीं दे तो दोनों तरंगों की तीव्रताएं आप क्या मानोगे? I1 बराबर I2 बराबर कितनी मान लोगे? I0।
परिणामी तरंग की तीव्रता होती है 4I0 कोस स्क्वायर फाई बाई 2। समपोषी व्यतिकरण होगा तो फाई 0 हो जाएगा और अपना आई का तीव्रता कितनी हो जाएगी 4I0। समपोषी व्यतिकरण में आपको पता है पथांतर की शर्त होती है 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा। विनाशी व्यतिकरण होगा तो आपकी तीव्रता बच्चों फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा पाई। पाई बाई 2 करोगे तो तीव्रता कितनी आ जाएगी 0। उस टाइम आपका पथांतर होगा 0.5 लैम्बडा 1.5 लैम्बडा ऐसा कुछ आएगा। आपने पढ़ा होगा, आराम से देखना, अपनी थ्योरी में लिखा होगा। और अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊँ तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अधिकतम न्यूनतम फिर अधिकतम फिर न्यूनतम फिर अधिकतम फिर न्यूनतम फिर अधिकतम फिर। ये सब गैप बराबर होते हैं, सब फ्रेंजों की चौड़ाई कहीं आपको ज़्यादा कम दिख रही है लेकिन ये है ना सारी चौड़ाई इक्वल होगी बच्चों। अधिकतम तीव्रता होती है बच्चों 4I0 और ये है ना, ये मैं इधर लेता हूँ पथांतर। क्या ले रहा हूँ बच्चों पथांतर। इधर क्या ले रहा हूँ तीव्रता। 4I0 कब कब होगी जब समपोषी व्यतिकरण होगा। समपोषी व्यतिकरण पथांतर कितना होते हैं 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा। इधर लूँगा तो माइनस लैम्बडा -2 लैम्बडा। विनाशी व्यतिकरण तीव्रता न्यूनतम कब होती है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी मतलब कितना हो गया 0.5 लैम्बडा 1.5 लैम्बडा। ये कितना हो जाएगा 2.5 लैम्बडा। ये सब अपन को पूछा है। और इसने क्या बोला क्वेश्चन पढ़ो एक बार कि जब बोला कि जब पथांतर लैम्बडा है, पथांतर कितना है बच्चों लैम्बडा, उस टाइम तुमको तीव्रता का मान दे दिया के। और अगली क्वेश्चन में पूछा जब पथांतर लैम्बडा बट्टा 3 है तो उस टाइम आपको तीव्रता का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन का समझाया। देखो जब पथांतर लैम्बडा है तो उस टाइम आपको तीव्रता का मान उसने आप अपन इससे ग्राफ से देखेंगे तो तीव्रता का मान कितना निकल के आ गया 4I0। इसका मतलब उसने 4I0 का मान कितना दे दिया अपन को के दे दिया। और अब कितने पे पूछा है लैम्बडा बट्टा 3 यानी 0.33 लैम्बडा। 0.33 लैम्बडा यहाँ कहीं पर होगा। तो बच्चों अपन को ये वाली तीव्रता चाहिए। कौन सी ये तीव्रता। इतना तो मैं तो आपको केवल आपको समझाने के लिए इतना बताया, लेकिन आपको करना कैसे है। तीव्रता का फॉर्मूला होता है, आपको कुछ नहीं बोले तो दोनों तीव्रता को I1 बराबर I2 लेके चलना है। I1 बराबर I2 बराबर I0। परिणामी तरंग की तीव्रता हो जाएगी 4I0 कोस स्क्वायर फाई बाई 2। जब आपका पथांतर लैम्बडा था तब आप कलांतर निकालना आना चाहिए। कलांतर कितना हो जाएगा 2 पाई और तीव्रता का मान कितना निकल के आ जाएगा I बराबर 4I0 कोस स्क्वायर 2 पाई अपॉन 2। यहाँ बचेगा पाई। कोस पाई का मान होता है -1। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1। तो आई का मान आ जाएगा 4I0 और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है के। अगला क्वेश्चन जब पथांतर लैम्बडा बट्टा 3 हो तो उस टाइम आपका कलांतर, आपको पथांतर दिया तो कलांतर निकालना आना चाहिए। कलांतर हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अब इस टाइम आपको तीव्रता चाहिए 4I0। फॉर्मूला कितना है 4I0 कोस स्क्वायर फाई की जगह कितना लिखोगे 2 पाई बट्टा 3 बट्टा क्या करोगे 2। 4I0 का मान कितना निकल के आ गया यहाँ से समीकरण 1 से के कोस स्क्वायर 2 से 2 कटेगा अंदर बचेगा पाई बट्टा 3। पाई बटा 3 मतलब 60। कोस 60 का मान होता है 1/2। तो अब तीव्रता कितनी हो जाएगी k/4। कितनी हो जाएगी k/4। ये आपका आंसर है बच्चों। अच्छे से देखना, ये बस आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, ज़्यादा बहुत मैंने आपको केवल समझा दिया था। अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यही मैं समझा दूंगा इसको, तो नीचे गैप बहुत पड़े। यंग के द्विछिद्र प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों को प्राप्त करने के लिए इतना तथा इतना 650 और 520 तरंगदैर्घ्य के प्रकाश पुंज का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल क्या है 650 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर तीसरी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय उच्च से दूरी। पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। तीसरी दूरी, तीसरी चमकीली फ्रिंज y3 तो कितना हो जाएगा आपको पता है n बीटा यानी n लैम्बडा d अपॉन d। n का मान आप क्वेश्चन में रख देना 3,
लैम्बडा का मान हो जाएगा 650 इंटू 10⁻⁹ इसमें आपको बच्चों ये क्वेश्चन आप पीछे एनसीईआरटी में देखोगे ना, इसमें अधूरा दे रखा है। इसमें फ्रिंजों के बीच की दूरी मेरी तरफ से या इन्वॉल्व कर देना। यहाँ डी का मान आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 2 मिलीमीटर। क्या दे रखा है? 2 मिलीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻³ मीटर। और प्रत्येक की दूरी आपको बच्चों क्वेश्चन में एक बार मेरे को जो है ना पिछली बार एनसीईआरटी में इसको अच्छे से दे रखा है। प्रत्येक की दूरी आप उसमें कितनी दे रखी है? 1.2 मीटर। कितना मीटर दे रखे हैं बच्चों? 1.2 मीटर। ये सारी वैल्यू इसके अंदर रखोगे तो आपका पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, केंद्रीय उद्देश्य से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए जहाँ दोनों तरंगदैर्ध्य के दीप्त फ्रिंज संपाती होते हैं। यानी इसकी जो दीप्त फ्रिंज है और इसकी दीप्त फ्रिंज क्या हो जाएगी? संपाती। इसको मैंने मान लिया λ1, इसको मान लिया λ2। λ1 की माना कि λ1 की एनवी फ्रिंज, कौन सी फ्रिंज बच्चों? एनवी फ्रिंज। याद रखना, मैंने मान लिया λ1 की N1V फ्रिंज किसके संपाती हो जाएगी? λ2 की N2V फ्रिंज के क्या हो जाएगी? संपाती। मान लीजिए मैंने मान लिया इसकी तीसरी फ्रिंज इसके 5वीं की संपाती, तो मैंने मान लिया λ1 की N1V फ्रिंज λ2 की N2V फ्रिंज के संपाती हो जाएगी। तो फॉर्मूला बन जाएगा N1 λ1 बराबर N2 λ2। यहाँ से N1/N2 का मान आ जाएगा λ2/λ1, यानी 520/650। 130 से कटेगा, कितनी बार कटेगा? 4/5। इसका मतलब λ1 की चौथी फ्रिंज, कौन सी? फोर्थ फ्रिंज, चमकीली फ्रिंज किसके संपाती हो जाएगी? λ2 की 5वीं के क्या हो जाएगी? संपाती। अब आपको केंद्र से दूरी चाहिए तो निकाल सकते हो। λ1 की चौथी निकाल दो या चाहे λ2 की 5वीं निकाल दो, संपत्ति है तो आंसर तो सेम आएगा। λ2 की 5वीं फ्रिंज निकालनी है तो 5वीं का फॉर्मूला आ जाएगा n, क्या आ जाएगा? λ2d/d। λ2 की कौन सी फ्रिंज? 5वीं। λ2 का मान कितना है? 520 इंटू 10⁻⁻²। डी कितना दे रखा है? 1.2 मीटर। स्मॉल डी कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻⁻ कितना बच्चा? और आप बच्चों इसको है ना सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.56 इंटू 10⁻³ मीटर। और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने आने चाहिए।